वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 के क्वेश्चन पेपर की। ये यहाँ पर है जो आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर है और मैं बता दूं कि ये आपका एमपी वालों का पेपर है। ये आपका एमपी का पेपर है। तो यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि अपकमिंग टाइम में एमपी व्यापम की वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। तो एज़ पर दैट है जो अभी तक एमपी व्यापम के में भी मोर देन है जो जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल होंगे 15 या 16 है जो पेपर सेट होंगे तो वो आपके हो चुके हों। और इनकेस कुछ पेपर्स आपको बहुत सारे लोग के कमेंट थे कि आपने कंटिन्यूस अपडेट नहीं किए हैं तो मे भी आपको 19, 20, 21, 22, 23 मतलब 5 दिन में कोशिश की जाएगी कि जो 2025 में स्पेशली पेपर हुए हैं वो आपके एमपी वालों के अपडेट कर दिए जाएं। एमपी वाले थोड़ा सा भी परेशान है। रीज़न यही है कि उनको ना तो अभी सीएचओ की वैकेंसी आ रही है ना व्यापम कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ एमपी ईएसबी कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ कर रही है। और बहुत जल्दी होने वाला है एमपी ग्रुप 5 के लिए भी, साथ ही साथ सीएचओ वालों का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो तैयार रहिए आप लोग। तो आज हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें आपका 75% है जो आपकी नर्सिंग होगी, वहाँ की रिमेनिंग 25 है जो नॉन नर्सिंग होगी। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मैं बता दूं बहुत ही जल्दी उड़ीसा वालों का नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है। एमपी वालों का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। साथ ही साथ उत्तराखंड वालों का नोटिफिकेशन आ गया है 500 कुछ 500 प्लस वैकेंसी के लिए, मे बी 587 पोस्ट के लिए, जिसके फॉर्म है जो नवंबर से ही फिलअप होने हैं। तैयार रहिए। आज हम पूरा है जो एक ऑफिशियल पेपर सॉल्व करेंगे जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है आप लोग बेझिझक होके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है वो है इन IMNCI यंग इन्फेंट्स रिफर्स टू। तो यहाँ पर IMNCI में क्या है, IMNCI में जो इन्फेंट्स हैं इनको दो कैटेगरी में है जो रखा गया है। एक होते हैं यंग इन्फेंट्स जो कितने उम्र के होते हैं, तो यहाँ पर वही पूछा है कि जो एज है वो क्या है IMNCI में। तो IMNCI में जो एज ग्रुप रखा गया है वो होता है दो कैटेगरी का। एक बच्चे 2 महीने जन्म से लेके 2 महीने तक के, और दूसरे होते हैं कितने 5 साल तक की उम्र के। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन है कि IMNCI में यंग इन्फेंट्स 1 साल से लेके 5 साल तक के, जन्म से 2 महीने तक के, 5 साल से ज़्यादा के, या फिर 2 महीने से 1 साल तक के। तो IMNCI की जो कैटेगरी है इसके अकॉर्डिंग है जो होते हैं यंग इन्फेंट जन्म से लेके 2 महीने तक के कंसीडर किए जाते हैं। और जिनका ये पेपर था उन्होंने आंसर कर दिया था 5 साल तक, 1 से 5 साल तक। ये चीज़ आपको कई बार बताई भी गई है कि IMNCI में बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं बहुत छोटे बच्चे जो जन्म से लेके कितने होते हैं 2 महीने तक के होते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है कितनी, और जो इन्फेंट 2 महीने की उम्र तक के वो इनिशियल और यंग एज के, और जो 2 महीने से लेके 5 साल तक की होते हैं उनको है जो चाइल्ड कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो दोनों कैटेगरी आपको याद रखनी थी। तो यहाँ पर आपका आंसर यही सही है कि जन्म से 2 महीने तक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम्स टू रिड्यूस द MMR2। तो जो सतत विकास लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने पढ़े हैं, उसके तहत जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है इसको कब तक और कितना कम करना है। यहाँ पर ये देखिए लेस देन 100, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको विजिबल हो। लेस देन 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ बाय 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से कम। दूसरे में 2030 तक 1 लाख जीवित जन्मों पर 2 से कम, 70 से कम, या फिर 50 से कम। तो यहाँ पर जिन्होंने आंसर दिया था ये भी इनका गलत हो गया था, और आंसर था आपका यहाँ पर कितना 70 से भी कम। MMR है जो कितनी करनी है 2030 तक। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट सबको पता होगा 1 लाख में डिनोमिनेटर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कितनी कम करना था 70 से भी कम करना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मैं बता दूं कि इसी तरीके से है जो सबकी आंसर कीज डाउनलोड हुई हैं। ऐसा नहीं है कि यही वाली है जो मेरे पास अवेलेबल है, उसका फॉर्मेट ऐसा, सभी ऐसे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्केबल इवेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इन इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949।
तो यहाँ पे कहा है 26 नवंबर 1949 को इंडिया में आफ्टर द जो स्वतंत्रता है उसके बाद कौन सी घटना यहाँ पे घटित हुई थी। प्लेग कमीशन वॉज अपॉइंटेड, ICMR वॉज सेटअप फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, या फिर इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक स्वेप्ट द कंट्री। तो यहाँ पर सही आंसर यही है कि हमारे भारत का जो संविधान है वो अपनाया गया था 1949 में। कब? 1949 में 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, ड्रग दैट हैव द पावर टू स्टिमुलेट यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी ड्रग है जो यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है? मिमेटिक्स, साइकोटिक्स, ऑक्सीटोसिक, टोकोलाइटिक्स। क्या है जो यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे यदि यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्शन और लेके आना है? हमने पढ़ा है जब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते हैं तब क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया था टोकोलाइटिक, ये भी इनका गलत हो गया। सही आंसर है क्या? ऑक्सीटोसिन एजेंट। टोकोलाइटिक्स दिया है तो टोकोलाइटिक्स तो क्या करता है? सप्रेस करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करने का काम करता है। यदि प्रीटर्म लेबर हो रहा है उस दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करने का काम करेगा, स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिक एजेंट्स। क्लियर है? याद रखिए साइकोटिक्स यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे ना मिमेटिक्स होंगे। कन्फ्यूजन था ऑक्सीटोसिक टोकोलाइटिक में, तो स्टिमुलेशन का काम पूछा गया, बढ़ाने का काम पूछा गया तो हमेशा ऑक्सीटोसिन, सप्रेस करने का कहें तो टोकोलाइटिक्स ड्रग, जो कि जनरली यदि प्रीटर्म प्री लेबर होने वाला है उस दौरान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्डर अब्यूज इन एन एनी फॉर्म ऑफ दैट रिजल्ट इन हार्म और लॉस टू एन ओल्डर पर्सन। वृद्धजनों के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार जिसके कारण उस पर्सन को, वृद्ध व्यक्ति को हानि हो सकती है, उसको कुछ नुकसान हो सकता है, वो क्या? एब्यूज, मिसट्रीटमेंट, नेग्लेक्ट या फिर एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पर ये कहलाएगा क्या? मिसट्रीटमेंट। जो वृद्ध पर्सन है, एल्डर एब्यूज है, यहाँ पे क्या आएगा? मिसट्रीटमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर, रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी उपकरण की विश्वसनीयता, मतलब रिलायबल है या ये नहीं, कैसे पता चलेगा? कंसिस्टेंसी ऑफ द टूल, प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ द टूल, सिंप्लिसिटी ऑफ द टेस्ट आइटम, या फिर द टूल मेजर दैट व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। तो उपकरण वही मापता है जिसे मापना चाहता है। तो किसी भी टूल की रिलायबिलिटी पता चलेगी कंसिस्टेंसी ऑफ टूल से। किससे? कंसिस्टेंसी ऑफ टूल से। तो यहाँ पर जिन्होंने मार्क किया था इनका ये भी गलत हो गया था। आंसर था आपका क्या? कंसिस्टेंसी ऑफ टूल। अगला क्वेश्चन है, एबनॉर्मल जीन्स दैट इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर कैन कॉज चिल्ड्रन टू डेवलप। एंसेस्टर मतलब है जो हमारे पूर्वज हैं। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। जो पूर्वजों के थ्रू जो एबनॉर्मल जीन्स यदि अपकमिंग होने वाले बच्चे में आते हैं तो वो क्या कॉज करते हैं? ग्रोथ रिटार्डेशन, हेपेटाइटिस बी, मिक्सेडीमा या हीमोफीलिया। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है कि इनमें से जेनेटिक्स प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी भी नहीं होगा, ना मिक्सेडीमा होगा। यहाँ पर चांसेस रहेंगे हीमोफीलिया होने के। हीमोफीलिया जिसमें जो डेफिशिएंसी किसकी होती है? कोआगुलेटिंग फैक्टर की, 8 और 9 की। तो यहाँ पर हीमोफीलिया किस में जाएगा? यदि एंसेस्टर हैं, पूर्वजों के कुछ एबनॉर्मल जीन्स हैं जो यदि बच्चे में आते हैं तो उनके कारण जो प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है वो क्या होगी? हीमोफीलिया। नेक्स्ट वन इज, द नर्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग साइन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इन अ पेशेंट विथ आईवी कैन्युलेशन एक्सेप्ट। यदि किसी पर्सन को आईवी कैन्युलेशन किया जा रहा है तो उस पर्सन में क्या डेवलप हो रहा है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो रहा है। तो उसके लक्षण सब हैं किसी एक को छोड़कर। वार्म स्किन एट द साइट ऑफ इंसर्शन, इरिथेमा, स्वेलिंग देखने को मिलता है। वार्म भी स्किन होगी, पेन भी होगा, लेकिन ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को नहीं मिलता है। ये हमेशा याद रखिए, कई बार हमने थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पढ़ा है। यदि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है तो यहाँ पर रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, इरिथेमा होगा, वार्म देखने को मिलेगा, स्वेलिंग भी होगी, लेकिन ब्लूइश डिस्कलरेशन यहाँ पर स्किन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स द थर्ड लेवल ऑफ मोटिव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। ये देखिए मास्लो की हायरार्की नीड्स हो गई,
अब यहाँ पे क्या कहा गया है, बॉटम से टॉप की तरफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर बॉटम से टॉप की तरफ जब हम जाते हैं तो कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड यहाँ पर, सॉरी कौन सी नीड है जो यहाँ पर इंक्लूड होगी, फिजियोलॉजिकल, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें खाना पीना, घर, फूड, ये सब आएगा। दूसरी होती है सेफ्टी सिक्योरिटी, पहली ये हो गई आपकी, दूसरी क्या हो गई आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी। तीसरे में होता है प्रेम और अपनापन, लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथे में आती है सेल्फ स्टीम नीड्स, क्या है, चौथे में आती है सेल्फ स्टीम नीड्स। पांचवे में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि बॉटम से टॉप में, मतलब बॉटम फिजियोलॉजिकल हो गई, सेफ्टी हो गई, फिर थर्ड पे पूछी है यहाँ पर क्या है, थर्ड लेवल पर। तो थर्ड लेवल पर क्या होगी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, क्या होगी, लव एंड बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट वन इज द लास्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज, फिजिकल एग्जामिनेशन का लास्ट स्टेप क्या है, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन या फिर इंस्पेक्शन, क्या होगा फिजिकल एग्जामिनेशन का लास्ट स्टेप। तो ये होता है ऑस्कल्टेशन, क्या होता है, ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन रिजल्टिंग इन एक्सक्रीशन ऑफ एन एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्वेश्चन देखें कौन सी कंडीशन है जिसमें वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और यूरिन है जो डाइल्यूट यूरिन बहुत ज़्यादा पास होगी। मेलाइटिस, इनकॉन्टिनेंस, डायबिटिक इंसिपिडस या फिर एडिशन डिसीज। सबको पता है वैसोप्रेसिन डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस, क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस। इंसुलिन का कहते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, तो होता डायबिटिक मेलाइटिस। इनकॉन्टिनेंस यहाँ पर नहीं है क्योंकि हार्मोनल के कारण पूछा है, तो वो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द अपगार स्कोरिंग सिस्टम। ये भी हमने कई बार पढ़ा है। अपगार स्कोरिंग सिस्टम में रेस्पिरेशन होगा, एक्टिविटी होगी, अपीयरेंस होगा, लेकिन मोरो रिफ्लेक्स इंक्लूड नहीं होते हैं। अपगार स्कोरिंग सिस्टम में मोरो रिफ्लेक्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, बाकी सब होंगे। नेक्स्ट है, इन एन एडल्ट थिकनेस बर्न दैट इन्वॉल्व 2% to 10% ऑफ द बॉडी सरफेस इज नोन एज। किसी वयस्क में थिकनेस बर्न की कंडीशन हुई जिसमें 2 से 10% हिस्सा है जो जला है, तो किस में आएगा, क्रिटिकल बर्न, सरकमफेरेंशियल, माइनर या फिर मॉडरेट। ओनली थिन होता तो माइनर हो जाता है, यहाँ पर आएगा आपका मॉडरेट बर्न में, किसमें, मॉडरेट बर्न की कैटेगरी में, किसमें जाएगा, मॉडरेट बर्न की कैटेगरी में। नेक्स्ट वन, द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन अ पेशेंट विथ मॉडरेट हाइपरकैलेमिया। ईसीजी में यदि पर्सन को हाइपरकैलेमिया के केस वाले पर्सन की ईसीजी की जाती है तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, फ्लैट पी वेव, वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड पीक्ड टी वेव, फैटलिंग ऑफ द टी वेव एंड अपीयरेंस ऑफ यू वेव, टॉल पी एंड एलिवेटेड यू या फिर एब्सेंट पी वेव एंड पीक्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया में सभी में बताया गया है कि ईसीजी में क्या चेंजेस होते हैं। तो यदि हाइपरकैलेमिया की बात की गई है तो ईसीजी में टाल पी एंड एलिवेटेड यू वेव्स देखने को मिलेगी। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऊंची पी और ऊंची यू तरंग देखने को मिलेगी। सॉरी, यहाँ पर जिन्होंने मार्क किया था टोकोलाइटिक्स दिया है, तो टोकोलाइटिक्स तो क्या करता है, सप्रेस करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करने का काम करता है। यदि प्रीटर्म लेबर हो रहा है उस दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करने का काम करेगा, स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिक एजेंट्स। क्लियर है, याद रखिए साइकोटिक्स यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे ना मिमेटिक्स होंगे, कन्फ्यूजन था ऑक्सीटोसिक टोकोलाइटिक में। तो स्टिमुलेशन का काम पूछा गया, बढ़ाने का काम पूछा गया, तो हमेशा ऑक्सीटोसिन, सप्रेस करने का कहें तो टोकोलाइटिक्स ड्रग, जो कि जनरली यदि प्रीटर्म प्रीलेबर होने वाला है उस दौरान दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्डर अब्यूज इन एन एनी फॉर्म ऑफ दैट रिजल्ट इन हार्म और लॉस टू एन ओल्डर पर्सन। वृद्धजनों के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार जिसके कारण उस पर्सन को, वृद्ध व्यक्ति को हानि हो सकती है, उसको कुछ नुकसान हो सकता है, वो क्या, एब्यूज, मिसट्रीटमेंट, नेग्लेक्ट या फिर एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पर ये कहलाएगा क्या, मिसट्रीटमेंट। जो वृद्ध पर्सन है, एल्डर एब्यूज है, यहाँ पे क्या आएगा, मिसट्रीटमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर, रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी उपकरण की विश्वसनीयता, मतलब रिलायबल है या ये नहीं, कैसे पता चलेगा। कंसिस्टेंसी ऑफ द टूल, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द टूल, सिंप्लिसिटी ऑफ द टेस्ट आइटम, या फिर द टूल मेजर दैट व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। तो उपकरण वही मापता है जिसे मापना चाहता है। तो किसी भी टूल की रिलायबिलिटी पता चलेगी कंसिस्टेंसी ऑफ टूल से। किससे, कंसिस्टेंसी ऑफ टूल से। तो यहाँ पर जिन्होंने मार्क किया था इनका ये भी गलत हो गया था, आंसर था आपका क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ टूल। अगला क्वेश्चन है, एबनॉर्मल जीन्स दैट इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर कैन कॉज चिल्ड्रन टू डेवलप। एंसेस्टर मतलब है जो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। जो पूर्वजों के थ्रू जो एबनॉर्मल जीन से यदि अपकमिंग होने वाले बच्चे में आते हैं तो वो क्या कॉज करते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन, हेपेटाइटिस बी, मिक्सेडीमा या हीमोफीलिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इनमें से जेनेटिक्स प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है। ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी भी नहीं होगा, ना मिक्सेडीमा होगा। यहाँ पर चांसेस रहेंगे हीमोफीलिया होने के। हीमोफीलिया जिसमें जो डेफिशिएंसी किसकी होती है, कोआगुलेटिंग फैक्टर की, 8 और 9 की। तो यहाँ पर हीमोफीलिया किस में जाएगा, यदि एंसेस्टर हैं, पूर्वजों के कुछ एबनॉर्मल जीन्स हैं जो यदि बच्चे में आते हैं तो उनके कारण जो प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है वो क्या होगी, हीमोफीलिया। नेक्स्ट वन इज, द नर्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग साइन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इन अ पेशेंट विथ आईवी कैन्युलेशन एक्सेप्ट। यदि किसी पर्सन को आईवी कैन्युलेशन किया जा रहा है तो उस पर्सन में क्या डेवलप हो रहा है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो रहा है। तो उसके लक्षण सब हैं किसी एक को छोड़कर। वार्म स्किन एट द साइट ऑफ इंसर्शन, इरिथेमा, स्वेलिंग देखने को मिलता है, वार्म भी स्किन होगी, पेन भी होगा, लेकिन ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को नहीं मिलता है। ये हमेशा याद रखिए, कई बार हमने थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पढ़ा है। यदि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है तो यहाँ पर रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, इरिथेमा होगा, वार्म देखने को मिलेगा, स्वेलिंग भी होगी, लेकिन ब्लूइश डिस्कलरेशन यहाँ पर स्किन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स द थर्ड लेवल ऑफ मोटिव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। ये देखिए मास्लो की हायरार्की नीड्स हो गई। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, बॉटम से टॉप की तरफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर बॉटम से टॉप की तरफ जब हम जाते हैं तो कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड यहाँ पर, सॉरी कौन सी नीड है जो यहाँ पर इंक्लूड होगी, फिजियोलॉजिकल, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें खाना पीना, घर, फूड ये सब आएगा। दूसरी होती है सेफ्टी सिक्योरिटी, पहली ये हो गई आपकी, दूसरी क्या हो गई आपकी, सेफ्टी सिक्योरिटी। तीसरे में होता है प्रेम और अपनापन, लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथे में आती है सेल्फ स्टीम नीड्स, क्या है, चौथे में आती है सेल्फ स्टीम नीड्स। पांचवें में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि बॉटम से टॉप में, मतलब बॉटम फिजियोलॉजिकल हो गई, सेफ्टी हो गई, फिर थर्ड पे पूछी है यहाँ पर क्या है, थर्ड लेवल पर। तो थर्ड लेवल पर क्या होगी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, क्या होगी, लव एंड बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट वन इज, द लास्ट स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज, फिजिकल एग्जामिनेशन का लास्ट स्टेप क्या है, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन या फिर इंस्पेक्शन। क्या होगा फिजिकल एग्जामिनेशन का लास्ट स्टेप, तो ये होता है ऑस्कल्टेशन। क्या होता है, ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन,
रिजल्टिंग इन एक्सक्रीशन ऑफ एन एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। क्वेश्चन देखें कौन सी कंडीशन है जिसमें वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और यूरिन है जो डाइल्यूट यूरिन बहुत ज़्यादा पास होगी। मेलाइटिस, इनकॉन्टिनेंस, डायबिटिक इंसिपिडस या प्रेडिशन डिसीज। सबको पता है वैसोप्रेसिन डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस। क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस। इंसुलिन का कहते पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, तो होता डायबिटिक मेलाइटिस। इनकॉन्टिनेंस यहाँ पर नहीं है क्योंकि हार्मोनल के कारण पूछा है, तो वो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द अपगार स्कोरिंग सिस्टम। ये भी हमने कई बार पढ़ा है। अपगार स्कोरिंग सिस्टम में रेस्पिरेशन होगा, एक्टिविटी होगी, अपीयरेंस होगा, लेकिन मोरो रिफ्लेक्स इंक्लूड नहीं होते हैं। अपगार स्कोरिंग सिस्टम में मोरो रिफ्लेक्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन एन एडल्ट थिन थिकनेस बर्न दैट इन्वॉल्व्स 2% to 10% ऑफ द बॉडी सरफेस इज नोन एज। यदि किसी एडल्ट पर्सन में थिन थिकनेस बर्न का केस है जिसमें 2 से 10% तक बॉडी सरफेस बर्न हुआ है, तो ये क्या है, क्रिटिकल बर्न, सर्कमफेरेंशियल बर्न, माइनर बर्न या फिर मॉडरेट बर्न। ये कहलाएगा थिन थिकनेस बर्न की बात की गई है। थिन बस होता तो माइनर कह देते, ये कहलाएगा आपका मॉडरेट बर्न। क्या होगा, मॉडरेट बर्न। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब यहाँ पर ईसीजी में यदि पर्सन मॉडरेट हाइपरकैलेमिया का है तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फ्लैट टी वेव, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड पीक्ड टी वेव, या फिर फ्लैटन ऑफ द टी वेव एंड द अपीयरेंस ऑफ यू वेव, टॉल पी एंड एलिवेटेड यू, या फिर एब्सेंट पी वेव एंड पीक्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या देखने को मिलेगा, यदि पर्सन को हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है, मॉडरेट हाइपरकैलेमिया का केस है, तो पर्सन में फ्लैट पी वेव होगी, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा और पीक्ड है जो क्या होगी, टी वेव होगी। मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 14,374। जो ऑप्शन आईडी है वो क्या होगी, 14,374। नेक्स्ट वन, द कंपोनेंट ऑफ MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के सभी कंपोनेंट हैं किसी एक को छोड़कर। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में कितनी चीज़ें चेक की जाती हैं, बताई भी गई हैं आपको, 30। तो MMSE में जो 30 पॉइंट्स चेक किए जाते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, उनमें क्या नहीं होगा, ओरिएंटेशन चेक किया जाता है, रिकॉल चेक होगा, मूड चेक होता है। तो यहाँ पर टोटल मिला के 30 चीज़ों को यहाँ पे चेक है जो किया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं होगा वो क्या होगा, वो होगा मूड। क्या होगा, मूड, पर्सन का मूड। ओरिएंटेशन, रिकॉल, लैंग्वेज, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, कैलकुलेशन, ये सब यहाँ पे चेक किया जाता है, लेकिन MMSE में जो चीज़ें चेक नहीं होती हैं वो होता है मूड। जैसे ओरिएंटेशन होता है तो ओरिएंटेशन के 10 पॉइंट ऐड किए जाते हैं, कितने, 10 पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। ओरिएंटेशन में क्या समय चल रहा है, कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हैं, कौन से देश में रहते हैं, वो हो जाता है। फिर आपका आता है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के 3 पॉइंट बस होते हैं, कितने, 3 होते हैं। अटेंशन कैलकुलेशन के टोटल 5 हो जाते हैं, कितने, 5 होते हैं। फिर आपके लैंग्वेज के तो सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट्स तो आपके लैंग्वेज के ही ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। तो टोटल मिला के 30, मतलब यहाँ पे मूड है जो इंक्लूडेड नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज द थेरापीटिक सीरम लेवल ऑफ लिथियम टू बी मेंटेन्ड वाइल ट्रीटिंग पेशेंट विथ बाइपोलर डिसऑर्डर। यदि मरीज को बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ट्रीट किया जा रहा है तो लिथियम का जो थेरापीटिक लेवल है, मतलब इतना ज़रूरी है, वो कितना होना चाहिए, लेस देन 1.2 MEQ पर लीटर टू 1.5 टू 2.5 MEQ पर लीटर, या फिर 1.5 टू 2 MEQ पर लीटर, और लेस देन 1.2 MEQ पर लीटर, या फिर मोर देन 1.2 MEQ पर लीटर, या फिर मोर देन 2 MEQ पर लीटर। तो हमेशा आपको याद रखना है कि बाइपोलर वाला पर्सन हो तो यहाँ पर लिथियम है जो क्या ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है मैनिया वाले पेशेंट में। तो यहाँ पर जो
आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 1.2 MEQ पर लीटर से 1.5 to 2 MEQ पर लीटर। मतलब यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट वन, रेज्ड सीरम अमाइलेज लेवल आर यूज्ड फॉर। तो यहाँ पर यदि सीरम अमाइलेज लेवल बढ़ा हुआ है तो किसके डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ये करता है हमारा पैंक्रेटाइटिस में। किसमें, पैंक्रेटाइटिस में। तो यहाँ पर ऑप्शन में है आपको पैंक्रेटाइटिस एक्यूट डिजनरेटिव डिसऑर्डर, एक्यूट सिस्टाइटिस या फिर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब है जो गॉल ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन होना। कोलीलिथियासिस का मतलब होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन होना। क्लियर है। तो यहाँ पर यदि अमाइलेज का लेवल बढ़ा हुआ है मतलब यहाँ पे क्या है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स यूजेस लियोपोल्ड मैन्यूवर टू असेस द फॉलोइंग ड्यूरिंग एन एंटीनेटल एग्जामिनेशन। बहुत इजी क्वेश्चन, लियोपोल्ड मैन्यूवर हमने कई बार पढ़े हैं। यहाँ पे एंटीनेटल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है तो ये ना फीटल एज के लिए होता है। फीटल एज के लिए बाइसोप स्कोरिंग यूज़ की जा सकती है। फीटल एबनॉर्मलिटीज़, सॉरी बेलाइड है जो यहाँ पर स्कोर चेक किया जा सकता है। फीटल एबनॉर्मलिटीज़ या फीटल प्रेजेंटेशन और फीटल हार्ट बीट। तो यहाँ पर लियोपोल्ड मैन्यूवर यूज़ किया जाता है फीटल प्रेजेंटेशन के लिए कि फीटस वर्टेक्स है, ब्रीच है कि फुटलिंग है, किस तरीके से फीटस का प्रेजेंटेशन है, उसके लिए लियोपोल्ड मैन्यूवर है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, Which among the following is not recommended for antenatal women admitted with premature rupture of membrane? यदि PREM वाला केस है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाला केस है तो क्या नहीं दिया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टेराइल वाल्वल पैड या फिर डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द वेजाइना। तो मैं बता दूं, जब भी समय के पहले प्रीनेटल प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है तो डायरेक्ट वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है और ज़्यादा है जो प्रॉब्लम कॉज हो सकती है वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए अवॉइड करने के लिए कहा जाता है एंटीबायोटिक दी जाती है इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने के लिए, और यहाँ पर स्टेराइल वाल्वल पैड भी यूज़ किया जाएगा ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन डिजिटल एग्जामिनेशन है जो वेजाइना का नहीं करना है जब भी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए। नेक्स्ट वन, फियर ऑफ मैरिज इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। ये भी मैंने आपको कई बार बताया, कुछ लोगों को शादी से डर लगता है, वो क्या है, एल्गोफोबिया, एक्रो, क्लस्ट्रो या फिर गैमोफोबिया। तो ये कहलाता है गैमोफोबिया। नेक्स्ट वन, द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ओपन्स इनटू विच पार्ट ऑफ द नोज। तो जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है क्या है, जो आंसू आने वाली ग्लैंड डक्ट है, कहाँ पे ओपन होती है, मिडिल मीटस, सुपीरियर मीटस, वेस्टिब्यूल या फिर इन्फीरियर मीटस। आपने देखा होगा कि जब आप रोते हैं तो आपको नाक से भी पानी आने लगता है, रीजन है ये। तो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ओपन कहाँ पर होती है, ओपन होती है इन्फीरियर मीटस में। कहाँ पर, इन्फीरियर मीटस में। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट विद जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। यदि पेशेंट को जैपनीज इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, कौन सा है जो नर्सिंग केयर का हिस्सा नहीं है? एडमिनिस्टर प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसाइटोपनिया या फिर मॉनिटर वाइटल साइन एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, एडमिनिस्टर IV मैनिटोल या फिर टैपेड स्पंजिंग द पेशेंट इन केस ऑफ फीवर। यदि मरीज को फीवर है तो टैपेड स्पंजिंग किया जाएगा कंटिन्यूस। यदि मरीज को न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक किया जाता है, यदि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस हुआ है तो IV मैनिटोल भी दिया जाएगा, लेकिन प्लेटलेट्स एडमिनिस्टर यहाँ पे नहीं की जाएंगी। थ्रोम्बोसाइटोपनिया को प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोट ट्रीटमेंट इज द फोकस ऑन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कई बार पढ़ाया गया है आपको कि यदि ओनली हेल्थ एजुकेशन वैक्सीनेशन कहें तो आपको हमेशा प्राइमरी कहना है, लेकिन कोई डिसीज़ को डिटेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो वो सेकेंडरी में आएगा, फिर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है तो टर्सरी में जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोट ट्रीटमेंट दैट इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या है यहाँ पर, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाइपोडर्मल इंजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो हाइपोडर्मल इंजेक्शन क्या है, इंट्राडर्मल, इंटर स्पाइनस, इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस। तो हाइपोडर्मल इंजेक्शन को कहा जाता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। क्या कहा जाता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। नेक्स्ट वन इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रियाज।
द प्रायोरिटी 2 कैटेगरी पेशेंट आर इंडिकेटेड बाय विच कलर टैग। तो यहाँ पर ट्रियाज में जो 2 कैटेगरी है, शुरुआत की 2 कैटेगरी हैं जिनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, वो कौन सी होंगी? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक। चारों कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक। ब्लैक मतलब डेड हो गया पर्सन, तो यहाँ पे केयर की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 कैटेगरी पेशेंट मतलब सेकंड वाला पूछा है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा येलो। क्या होगा? येलो कैटेगरी। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरी अफेक्टेड बाय कंडीशन नोन एज एनेडोनिया। एनेडोनिया से क्या यहाँ पे डिस्टर्ब होगा? अफेक्ट, सेंसेशन, कॉग्निशन या फिर स्पीच। एनेडोनिया जब आपका पेपर होना था उसके 2 दिन पहले साइकेट्रिक की क्लास ली गई थी, तो उसमें बताया भी गया था एनेडोनिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही ना होना। इंटरेस्ट नहीं होना मतलब यहाँ पर क्या है? अफेक्ट। क्या होगा? अफेक्ट। एनेडोनिया का मतलब यहाँ पर क्या है? अफेक्ट है। जो प्राइमरली अफेक्टेड बाय कंडीशन नोन एज एनेडोनिया, यहाँ पर आपको लैक ऑफ प्लेजर, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होना, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इन न्यूनेटल रिससिटेशन द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। तो ये हमारी नर्सिंग का सबसे फेमस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो न्यूनेटल में कितना होता है? होता है 3/1। 3/1। आई थिंक ANHM MP के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, हस्बैंड yelling at his wife after a bad day at work is an example of which defense mechanism। ये क्वेश्चन ऐसे ही आपने पढ़ा है। तो यदि अपने ऑफिस की पूरी गुस्सा के कोई हस्बैंड घर पे निकाल दे कि ऑफिस में ख़राब दिन गया, तो पूरी गुस्सा के वाइफ पे निकाल दो, लड़ झगड़ लो, तो ये क्या है? रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, कंपनसेशन या फिर प्रोजेक्शन। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, कहीं की गुस्सा कहीं निकाल देना। नेक्स्ट वन, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट एजेंट सच एज बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वायरस एंड फॉरेन बॉडी इज रिफर्ड एज। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इतना इजी पेपर आज तक MP ग्रुप 5 का कभी नहीं हुआ है। इतने पेपर मैंने भी देखे हैं, कभी भी इतना इजी पेपर इवन CHO का भी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। तो हमारे शरीर की ऐसी क्षमता जो हम बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन से लड़ने में हेल्प करती है, वो हमारी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन रेशियो न्यूनेटल रिससिटेशन। तो यहाँ पर कितना होगा? तो ये होता है 1/3। पहले था आपका वेंटिलेशन कंप्रेशन रेशियो, यहाँ पर पहले था आपका 1/3, अब यहाँ पर कितना है? वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन, तो यहाँ पर कितना है? का होगा 1/3। 1/3। एजिंग इज एन इनवाइटेबल प्रोसेस। उम्र बढ़ना एक अपरिहार्य प्रक्रिया, डेवलपमेंटल, फिजिकल, रिवर्सिबल या फिर पैथोलॉजिकल। तो ये क्या है? हमारी डेवलपमेंटल हो जाएगी। उम्र को आप क्या कर सकते हैं? ना रोक सकते हैं ना रिवर्स कर सकते हैं, जो बढ़ रही है तो बढ़ती ही जाएगी, तो ये क्या होगी? डेवलपमेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी वर्ड्स डज अ 12 month old इन्फेंट यूज। 12 महीने का बच्चा कितने वर्ड्स यूज़ कर सकता है? मोर देन 20, 50, 2 वर्ड्स प्लस मामा डाडा या फिर अबाउट 12 वर्ड्स। से देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर से आंसर गलत कर दिया है। तो यहाँ पर 12 महीने का बच्चा कितने वर्ड बोलेगा? 2 वर्ड, मम्मा पापा। 1 साल 12 देख के आपको लगा 12 ईयर का ना हो गया, तो यहाँ पर 1 साल का बच्चा मोस्टली मामा डाडा या फिर बहुत टॉकेटिव बच्चे होते हैं तो वो 2-4 वर्ड और बोल लेंगे, लेकिन वो 20, 50 या 12 वर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। इतना ही अंदाज़ा लगाइए। नेक्स्ट वन, कैप्टोप्रिल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल किस एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग हैं? सबको पता है BP कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन कौन सी हैं? AC इनहिबिटर्स, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर्स। तो जितने भी मेडिकेशन में एंटी हाइपरटेंशन में प्रिल जुड़ जाए तो वो क्या होती हैं? AC इनहिबिटर्स क्लास की ड्रग कहलाती हैं। कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल। नेक्स्ट वन इज D इज वेट एनालिसिस स्टैंड फॉर। D का मतलब पूछा है, D का मतलब पूछा है क्या होगा? BED में डिसाइडेड, डेफिशिएंट, डिजायरेबल या फिर डैमेज। तो ये क्या होता है? ये होता है डिजायरेबल। क्या होगा? ये कहलाता है डिजायरेबल। नेक्स्ट इज
वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का सबसे उच्च जोखिम वाला कारण क्या है? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, नल्लीपैरिटी, एडवांस्ड एज ऑफ मैरिज या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे कॉमन, यदि आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आते हैं तो सबसे कॉमन होता है HPV, जिसकी वैक्सीन है जो नावाडेज अवेलेबल हो गई है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है जो कॉमन है किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए एक हाई रिस्क फैक्टर है जो हो सकता है। नेक्स्ट वन, विच आर्टरी इज अफेक्टेड इन वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, ये भी हमने पढ़ा है। कौन सी आर्टरी अफेक्ट होती है वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर में? ब्रैकियल, रेडियल, पॉप्लिटियल या फिर अल्नर? तो यहाँ पे अफेक्ट होती है हमारी ब्रैकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? ब्रैकियल आर्टरी। यहाँ पर वॉल्कमिक इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर है। क्या है? वॉल्कमिक इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसमें परमानेंट फोरआर्म क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। और हाथ कैसे होगा? क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। तो इसमें जो आर्टरी अफेक्टेड पूछा गया है तो क्या होगी? ब्रैकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? ब्रैकियल आर्टरी। नेक्स्ट वन, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दिव्यांग बच्चों की सेवा, MCH सेवाएं प्रदान करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना या फिर आपदाओं को कम करने में हेल्प करना। तो भारत सेवक समाज है जो इसका मेन काम यही है कि लोगों को क्या करना? सेल्फ रिलायंट बनाना। क्या है? लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना, मतलब आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन इन एक्सेस क्वांटिटी इन ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट इन, यदि हमारे पीने के पानी में फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डेंटल कैरीज, प्लक फॉर्मेशन, फ्लोरिडेशन या फिर डेंटल फ्लोरोसिस। तो ये सबको पता है क्या होगा? डेंटल फ्लोरोसिस। क्या होगा? डेंटल फ्लोरोसिस। यदि पीने के पानी में जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा फ्लोराइड का अमाउंट बढ़ जाए, क्या होगा? डेंटल फ्लोरोसिस। नेक्स्ट वन इज प्री ऑपरेटिवली टू एड्रेस द, यहाँ पे हम जूम आउट करते हैं इसको थोड़ा ताकि आपको प्रॉपर विजुअल हो। प्री ऑपरेटिवली टू एड्रेस द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वुमेन शेड्यूल्ड फॉर मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी वर्ड जुड़ गया, मतलब यहाँ पर ब्रेस्ट की सर्जरी होनी है। MRM के लिए तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल नीड्स क्या देंगे? प्री ऑपरेटिव है, मतलब सर्जरी के पहले MRM होना है उसका, सर्जरी के पहले क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे आप? डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन, इंक्लूड HCR एंड सिग्निफिकेंट अदर्स इन द कन्वर्जन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप या प्रमोट एन एनवायरमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। तो यहाँ पर जब भी किसी लेडी की, किसी भी क्लाइंट की MRM या मास्टेक्टोमी होनी है तो यहाँ पर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट में आपको क्या बताना है कि जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, जो वो चीज़ें बता रही है उसको प्रमोट करने की कोशिश करना है, ना कि उसके लिए आप गिल्टी फील कराएं या फिर आप उसको नीचा दिखाने के लिए इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करें। तो यहाँ पर क्या करना है? प्रमोट एन एनवायरनमेंट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग, जो भी उसके मन में चल रहा है वो उसको व्यक्त कर सके, वो चीज़ों के लिए आपको उसको प्रमोट करना है। नेक्स्ट वन, अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच एन इंडिविजुअल ट्राइज टू जस्टिफाई वंस अनसोशियल बिहेवियर इज कॉल्ड। अपनी गलती को सही ठहराना किस डिफेंस मैकेनिज्म में आता है? कंपनसेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिप्रेशन या फिर रेशनलाइजेशन में? ये आता है आपका रेशनलाइजेशन में। गलती भी हो लेकिन उसको जस्टिफाई करना, तो ये क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑल आर द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्सेप्ट, वातावरण को सभी चीज़ें प्रदूषित करेंगी एक को छोड़कर। हॉन्किंग ऑफ व्हीकल भी करेगा, लैंडफिल्स, अफॉरेस्ट्रेशन या फिर ओवर पॉपुलेशन क्या नहीं करेगा? तो वो होगी क्या यहाँ पर? अफॉरेस्ट्रेशन, वनीकरण। क्या है? वनीकरण, मतलब पेड़ पौधे लगाने से है जो वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और अच्छा ही होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एट द नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पर ऑफिशियल हेल्थ केयर सिस्टम है जो कौन सा नहीं है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ या फिर म्युनिसिपल बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हमने जो
नेशनल लेवल से शुरुआत की थी। शुरुआत नेशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, फिर स्टेट पे आएगी तो यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल भी होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा। लेकिन म्यूनिसिपल बोर्ड है जो इसका हिस्सा नहीं होंगे, ऑफिशियल ऑर्गन नहीं है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के, क्या म्यूनिसिपल बोर्ड, बाकी सब होंगे। Which of the public health sector facility provided grassroots level interface with the community? तो ग्रास रूट लेवल मतलब शुरुआती तौर पर कौन सा है जो कम्युनिटी में पब्लिक हेल्थ सेक्टर के तौर पर काम करेगा? सब सेंटर, पीएससी, पॉलीक्लिनिक या फिर कम्युनिटी। सबसे पहले यहाँ पे क्या आते हैं? सब सेंटर, फिर पीएससी, फिर सीएचसी। तो ग्रास रूट लेवल वर्कर भी आपने पढ़ा है तो उसी से भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो ग्रास रूट लेवल मतलब यहाँ पर क्या होंगे आपके उपकेंद्र और सब सेंटर या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब सेंटर। नेक्स्ट वन, द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। संक्रमण से ठीक होने की अवधि क्या है? डिक्लाइन, ससेप्टेबिलिटी, कन्वर्जेंस या फिर इंक्यूबेशन। तो ये कहलाती है कन्वर्जेंस। क्या है? कन्वर्जेंस। नेक्स्ट वन इज ऑल आर हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी हाई लेवल के डिसइंफेक्टेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। आयोडीन, इथिलीन ऑक्साइड, प्लाज्मा, ग्लूटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर सभी क्या है? हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। तो वो क्या कहा गया है यहाँ पर? आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आयोडीन को किसी भी तरीके के डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन हाई लेवल पे इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसकी डाई वगैरह यूज़ की जाती हैं डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन, द हार्मोन विच इज डायग्नोस्टिक इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है? एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन या कॉर्टिसोल। सबको पता है। जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी इस्तेमाल की जाती है उसमें 2 पिंक लाइन आती हैं एचसीजी प्रेजेंट होने के कारण ही। तो यहाँ पर क्या होगा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसको रिलीज़ करती हैं। शुरुआती प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहता है, बट आफ्टर 3 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद ये डिक्लाइन होने लगता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्सेप्टली एसोसिएटेड विथ बाइपोलर डिसऑर्डर। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है जो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होते हैं? डिस्टर्ब होंगे? डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन या सीरोटोनिन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या? नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि बाइपोलर की बात की गई है। किसकी बात की गई है? बाइपोलर की यहाँ पे बात की गई है, तो होगा नॉरएपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन, द नर्स ऑब्जर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन एंटीनेटल मदर डायग्नोस्ड विथ प्री एक्लेम्सिया। क्वेश्चन में देखें कितना इजी क्वेश्चन है। एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए यदि प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट है तो क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन यूरिया, स्टीरिया ग्रेविडेरम, हाइपोटेंशन या वेट गेन। तो प्रोटीन यूरिया क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन यूरिया। स्टीरिया ग्रेविडेरम तो स्ट्रेच मार्क हो जाएंगे, बीपी लो होता ही नहीं है, प्री एक्लेम्सिया में हाई होगा। वेट गेन, तो यहाँ पर वेट गेन कॉमन है प्रेगनेंसी में होना, लेकिन प्रोटीन यूरिया है जो एक क्लासिकल साइन है प्री एक्लेम्सिया का। नेक्स्ट वन, एज पर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू एक्सेप्ट। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके तहत सभी स्टेटमेंट सही हैं किसी एक को छोड़कर। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। मैरिज आर परमिटेड बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, लीगल एज 21 फॉर बॉयज एंड 18 ईयर्स ऑफ वुमेन। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको प्रॉपर विजुअल हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटा प्रिंट है इसमें। क्या कहा गया है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके तहत सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर। पहले में कहा है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की अनुमति है। कानूनी आयु लड़कों की 21 वर्ष और महिलाओं की 18। परमिट्स इंटर रिलीजियस मैरिज, मतलब अंतर जातीय विवाह कर सकते हैं। या फिर मैरिज इज सोलेमनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, विवाह एक सरकारी अधिकारी द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर। वो क्या है यहाँ पर? मैरिज आर परमिटेड बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, क्या है? करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की अनुमति है। ये यहाँ पर इस एक्ट के तहत इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब होंगे। नेक्स्ट, सिकनेस और एब्स्टेंसम
इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इंडिकेटर, सिकनेस या एब्स्टिनिज्म, किस चीज़ का यहाँ पर हेल्थ इंडिकेटर है, मॉर्बिडिटी का, सोशल सर्विस या मोर्टालिटी, ये क्या है मॉर्बिडिटी का, क्या है सिकनेस का मतलब होता है मॉर्बिड कंडीशन, क्या है मॉर्बिड कंडीशन मतलब बीमारी। नेक्स्ट वन इज द यूजफुलनेस ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट इन अ कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन इट, यदि कम्युनिटी में लार्ज वे पे स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा रहा है तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, रिलायबिलिटी या फिर प्रेडिक्टिव वैल्यू पर। तो ये यहाँ पे डिपेंड करेगा किस पर, यदि कम्युनिटी में स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है तो ये डिपेंड करता है किस पर, संवेदनशीलता और सेंसिटिविटी पर, किस पर, सेंसिटिविटी पर, ना कि स्पेसिफिसिटी पर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड द ऑनसेट ऑफ डिसीज सिम्टम इज नोन एज, यदि हमारे शरीर में कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर किया और उसके बाद हमारे शरीर ने साइन सिम्टम दिखाए तो वो पीरियड कहलाता है इंक्यूबेटरी पीरियड, क्या है इंक्यूबेटरी पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, जब हमारे शरीर में कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस एंटर करे उसके बाद हमारा शरीर जो भी लक्षण शो करेगा वो क्या कहलाता है इंक्यूबेटरी पीरियड। नेक्स्ट वन द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न्स द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी इज नोन एज, कौन सी प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी सोसाइटी के कल्चर्स क्या करेगा सीखेगा, सोशलाइजेशन। विजुअल है, मैं हूँ आप हूँ, तो जो भी अपने कल्चर्स अपनी सोसाइटी में जिसमें भी आप रहते हैं जो भी चीज़ें सीखते हैं वो किससे सीखेंगे, वो सीखेंगे आप सोशलाइजेशन से, समाज में मिलने जुलने से, उठने बैठने से। तो यहाँ पर क्या होगा सोशलाइजेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स अ पर्सन हु इज ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी एंड होपफुल इज रिफर्ड एज बीइंग। तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं पर्सनालिटी के रिगार्डिंग आपको 2021 में जब पेपर हुआ था और 2020 में उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि यदि कोई पर्सन खुश है, आशावादी है, होपफुल है तो किस में आएगा, मेलानकोलिक, फ्लैग्मेटिक, कोलेरिक या फिर सैंग्विन पर्सनालिटी में, किस कैटेगरी में आएगा। यदि कोई पर्सन बहुत खुश रहता है, आशावादी मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब, तो वो कहलाता है सैंग्वाइन पर्सनालिटी। कौन सी पर्सनालिटी कहलाती है सैंग्वाइन पर्सनालिटी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का यहाँ पर उदाहरण जो पॉइंट नहीं है वो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो पीएचसी में आते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, बट प्रायोरिटाइज्ड केयर इसका हिस्सा नहीं है। क्या है प्रायोरिटाइज्ड केयर इसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो होता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी केयर, मतलब यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो ये सब होंगे, लेकिन प्रायोरिटाइज्ड केयर नहीं होगी। प्रायोरिटाइज्ड केयर का इसके अपोजिट होता है कि जिसके पास कुछ है भी नहीं तो उनको भी केयर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट वन विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ कॉन्डोम एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड है जो कॉन्डोम, स्टेटमेंट क्या है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एज अ कॉन्डोम के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए जो बैरियर मेथड के तौर पे काम करती है। पहले ऑप्शन में है यूजफुल वेयर द कॉइटल एक्ट्स इज इनफ्रिक्वेंट एंड रेगुलर, इंक्रीज रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एक ओनली मेथड है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है, तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये भी नहीं होगा। सक्सेस रेट 99%, ये हम नहीं कह सकते। यदि कंडोम फट जाए, रप्चर हो जाए, टूट जाए तो सीमेन लीक होकर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, लेकिन यूजफुल है जहाँ पर कॉइटल एक्ट्स इनफ्रिक्वेंट और इरेगुलर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCG को लेके सही पॉइंट कौन सा है। ऑप्शन में डिक्रीज लेवल ऑफ HCG एक्सक्लूड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक में हाई हो जाता है।
इट इज़ फीटल हार्मोन, इट डिटेक्ट्स प्रेगनेंसी, या फिर इट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर कैंसर। तो HCG को लेके सही पॉइंट यहाँ पर है कि ये प्रेगनेंसी में ही डिटेक्ट होता है। प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए HCG हार्मोन ज़रूरी है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को लेके सही पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो वो क्या होगा, इट डिटेक्ट्स द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन है एन एग्जाम्पल ऑफ फोमीट बॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेज। फोमीट का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली आपको कोई डिसीज ट्रांसमिट हो जाए, चाहे वो कंबल में बैक्टीरिया वायरस चिपके हों उसके थ्रू, या फिर आप जो बॉटल वगैरह यूज़ करते हो उसके थ्रू। तो यहाँ पर क्या होंगे, डोर हैंडल्स, मॉस्क्यूटो, मदर टू बेबी, या वाटर और मिल्क। तो यहाँ पर फोमीट का मतलब होता है कोई भी वस्तु सामान जिसके थ्रू हो, तो वो होगा यहाँ पर डोर हैंडल। क्या होगा, डोर हैंडल। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। जाति की विशेषता नहीं है। इट हाइंडर्स डेमोक्रेसी, इट इज़ डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक स्टेटस, इट इज़ डिटरमाइंड बाय स्टेटस इज फिक्स्ड, रिस्ट्रिक्शन और इन मैरिज। जाति की विशेषता नहीं है तो क्या होगी, डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक स्टेटस। आर्थिक स्थिति से जाति का लेना देना नहीं है, लेकिन स्टेटस, शादियों में भी बाधा होती है यदि अलग अलग कास्ट के हो जाएं, और यहाँ पर ये लोकतंत्र में बाधा डाल सकता है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस से जाति का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वन, अ प्रीमिंग ग्रेविडा इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड बी द मोस्ट कंसर्न टू द नर्स। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, MgSO4 दिया जा रहा है मदर को, प्रीमिंग ग्रेविडा है, पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है। क्या यहाँ पर कंसर्निंग होगा, फीटल हार्ट रेट 130 बीट पर मिनट हो जाए, रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीथ पर मिनट हो जाए, या फिर जो यूरिनरी आउटपुट है 30 ml पर आवर हो जाए सिंस द प्रीवियस असेसमेंट, या फिर एंकल क्लोनस नेगेटिव। क्या यहाँ पर आपके लिए चिंता का विषय होगा, वो होगा जब फीटल हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीथ से कम चली जाए। जो भ्रूण की हृदय गति है 130 बीट पर मिनट से भी कम हो जाए, तो यहाँ पर एक इसमें कंसीडर किया जाएगा, ये होगा यहाँ पर रिस्क में जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये देखिए, भ्रूण की हृदय गति 130 बीट पर मिनट, यहाँ पर कहा है रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें है जो इन्होंने कंफ्यूजिंग आंसर दे रखा है, जो ऑप्शन चूज़ किया था क्या था, एंकल क्लोनस नेगेटिव। अब इन्होंने दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, लेकिन साथ में कहा है क्या, 14419, मतलब यहाँ पर इसके लिए ही इन्होंने कंसीडर किया है। ये देखिए दो चीज़ें एक साथ लिख दी, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इंग्लिश फॉर्मेट को प्रेफरेंस दी जाती है, यदि हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें साथ में हो तो इंग्लिश फॉर्मेट को प्रेफरेंस है जो दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, 10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो तब यहाँ पर ये चिंता का विषय हो सकता है। यहाँ पर 130 से 160 तो नॉर्मल में ही कंसीडर होगा। नेक्स्ट वन, मम्स इज इन इन्फेक्शन ऑफ। तो मम्स कहाँ का इन्फेक्शन है, ये है हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स का। कहाँ का, पैरोटिड ग्लैंड्स का। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन हमारा, while talking to a psychiatric patient the nurse observed the patient speak rapidly and change the subject frequently, this phenomena is called। तो यदि आप किसी साइकेट्रिक मरीज से बात कर रहे हैं, मनोरोगी से आप बात कर रहे हैं, तो नर्स देखती है कि मरीज बहुत फास्ट बोलता है और सडनली एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे चला जाएगा, तो ये कौन सा फिनोमिना है, न्यूलोगिज्म, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, या फिर इकोलेलिया। ये कहलाता है हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, विचारों की उड़ान। एक विषय से दूसरे विषय पे सीधा बात कर रहे हैं, खाने की, पहुंच जाएं कहीं घूमने तो वो हो जाएंगे आपके क्या, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज कॉल्ड द पेरीफेरल हार्ट। तो मांसपेशी को परिधीय हृदय कहा जाता है, कौन सी मसल है, पेरीफेरल हार्ट, सोलियस, पेरोनियस, टिबिलस एंटीरियर, या फिर प्लांटेरिस। तो ये है हमारी क्या, सोलियस मसल। क्या है, सोलियस मसल्स, जिसको क्या कहा जाता है, पेरीफेरल ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वन, अ रूम इन द हॉस्पिटल विच कंटेन्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू डील विथ कंटामिनेटेड लिनन इज नोन एज। तो कंटामिनेटेड जो बेड शीट वगैरह है, लिनन है, उससे उनका एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के थ्रू उनको ट्रीट किया जाना, स्टरलाइज किया जाना है, तो वो कौन सा रूम है, ट्रीटमेंट, जनरेटर, क्लोजेट, या फिर स्लॉस। ये कहलाता है क्या, स्लॉस। नेक्स्ट इज
द ABCDE प्रिंसिपल इन द प्राइमरी सर्वे ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट रिफर्स टू। तो यहाँ पर ABCDE का फुल फॉर्म पूछा है, प्राइमरी सर्वे इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन तो दिए हैं, लेकिन ABC और इमरजेंसी की बात की जाए तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। क्या? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। क्या होगा? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। ABCD सिद्धांत यदि यहाँ पर लगाया जा रहा है प्राइमरी सर्वे के तौर पर, तो ABCD का फुल फॉर्म आपका होगा एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ABC तो आपने पढ़ा ही, अब आता है आपका डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्टिवेटेड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंजोडाइजेपाइन। बेंजोडाइजेपाइन देने के बाद कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होगा? डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन या फिर गाबा? तो होगा गाबा। क्या होगा? गाबा। नेक्स्ट वन है फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन थ्रू व्हाट अनदर पर्सन डज इज। तो यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के कार्य से संतुष्टि पाना क्या है? कंपनसेशन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन। ये कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज paroxysmal nocturnal dyspnea is commonly seen in patient with which one of the following condition। paroxysmal nocturnal dyspnea किस क्लाइंट में देखने को मिलेगी? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को, एलर्जिक अस्थमा, स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर स्लीप डिसऑर्डर में। तो ये देखने को मिलेगी किसमें? जिस पर्सन में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की कंडीशन हो, पैरोक्सीमल नॉक्चुरल डिस्निया। नेक्स्ट वन इज एन इकोनॉमिक एनालिसिस दैट कंपेयर्स द रिलेटिव एक्सपेंडिचर एंड आउटकम्स ऑफ टू और मोर इंटरवेंशन इन हेल्थ केयर इज रिफर्ड एज। तो इकोनॉमिक एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण, जो कि हमारे हेल्थ रिलेटेड जो भी खर्चे वगैरह हुए हैं और जो आउटकम आई है, खर्चे के साथ साथ जो आउटकम निकल के आया है, तो वो क्या है यहाँ पर? कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, बजट इम्पैक्ट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या फिर कॉस्ट मिनिमाइजिंग एनालिसिस। तो ये यहाँ पर जो भी खर्चे हुए हैं उन सब की डिटेल निकाल के लाना क्या इंटरवेंशन होता है? कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, लागत और प्रभावशाली विश्लेषण, जो चीज़ लगी है और जो चीज़ आउटकम निकल के आई है वो। नेक्स्ट डिफ्यूज पैची कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स सीन इन। डिफ्यूज पैची कंसोलिडेशन, फेफड़ों का फूला हुआ अपूर्ण समेकन किसमें देखने को मिलेगा? लोबर निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकोनिमोनिया या फिर इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये देखने को मिलता है किसमें? ब्रोंकोनिमोनिया के केस में। किसमें? ब्रोंकोनिमोनिया के केस में। नेक्स्ट वन विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन द मीन कॉर्पसुलर वॉल्यूम। एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज द मीन कॉर्पसुलर वॉल्यूम। तो किस एनीमिया में मीन कॉर्पसुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगी? विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाले में, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक या फिर आयरन डेफिशिएंसी में। तो ये देखने को मिलती है किसमें? विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाले एनीमिया में। साइनोकोबालमिन है जो यहाँ पर, तो उसके कारण तो यहाँ पर मीन कॉर्पसुलर वॉल्यूम बढ़ेगी किस एनीमिया में? B12 की कमी के कारण होने वाले एनीमिया में। नेक्स्ट टाइप 1 एरर इन रिसर्च अकर्स व्हेन द इन्वेस्टिगेटर। तो ये रिसर्च का क्वेश्चन है कि टाइप 1 एरर देखने को कब मिलती है? रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथीसिस, एक्सेप्ट अ ट्रू नल हाइपोथीसिस, रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथीसिस या फिर एक्सेप्ट अ फॉल्स नल हाइपोथीसिस। तो यहाँ पर आपका इन्होंने आंसर दिया है क्या? रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथीसिस। रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथीसिस फर्स्ट एरर है जो आती है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट, डिस्पेयर, डिनाइल, रिग्रेशन आर द रिएक्शन ऑफ टुवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन। तो यहाँ पर हॉस्पिटल को लेके प्रोटेस्ट करना, डिस्पेयर, डिनाइल, रिग्रेट करना किस एज में होगा? प्री स्कूल चाइल्ड, न्यूबॉर्न, इन्फेंट या टोडलर्स में। तो ये देखने को मिलता है प्री स्कूल चाइल्ड में। हॉस्पिटल में भर्ती होने के पहले बच्चा डिस्पेयर, डिनाइल भी होगा, रिग्रेट भी करेगा और लड़ेगा भी कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो ये होगा प्री स्कूल चाइल्ड में। न्यूबॉर्न, इन्फेंट तो जानेंगे नहीं, न टोडलर जानते हैं इतना। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज हेल्ड इन 1988। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी USSR में, सोवियत संघ में।
कई बार पढ़ाया भी है हमने। 1978 में प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1978 में, यूएसएसआर में हुई थी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम ओवरडोज होता है तो क्या दिया जाता है, कैल्शियम ग्लूकानेट। हजारों बार पढ़ा है तब भी जिन्होंने पेपर दिया है गलत आंसर करके आ गए। तो ये हमारे क्या थे, ये थे हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी मतलब नॉन नर्सिंग क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नर्सिंग वाले क्वेश्चन। यहाँ पर जो देख लिया, हम सेक्शन ए को भी देख लेते हैं जिसमें हमारे नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 7 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 का गुणज है और निम्न का भी गुणज है। तो यहाँ पर क्या था आपको 5 4 3 2। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया है, यहाँ पे आपका आंसर आया है 2। कितना यहाँ पर है आपका आंसर 2। करेक्ट आंसर है 2। मतलब यहाँ पर 40 जो यहाँ पर दिए गए हैं 407 405 ये सब क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर आईडी है, ऑप्शन आईडी है। तो ऑप्शन आईडी यहाँ पर क्या होगी 405, मतलब कि आंसर इज द 2। नेक्स्ट था आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी बेस 10वीं तक के ही आपको ग्रामर, रीजनिंग, जीके, जीएस आता है। तो यहाँ पर क्या था, सेंडिंग ब्लैंक चाइल्ड विथ ब्लैंक इंजरी इनटू ब्लैंक गेम इज नॉट मोरली राइट टुडे। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो क्या है आपका, सेंडिंग अ चाइल्ड विथ एन इंजरी इनटू यहाँ पर एन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आई है, फिर ए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ANA। क्या होगा ANA, मतलब ऑप्शन आईडी 1532 क्या होगी 1532 ANA। नेक्स्ट वन, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4 इज। तो एवरेज क्या निकल के आएगा, 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत निकल के आया है 12। कितना 12। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन द रिनाउंड म्यूजिशियन हु प्लेड अकबर्स कोर्ट। ये आया था तानसेन का, जो फेमस यहाँ पर थे म्यूजिशियन थे अकबर के, जो अकबर का यहाँ पर दरबार लगता था उसमें तानसेन। तो वो क्या कहाँ के रहने वाले थे, तो वो थे कहाँ के, बेहद के। कहाँ के, बेहद के। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर एक सम है, 2 आयत ए और बी के परिणामों का योग 248 सेंटीमीटर है। दोनों आयतों की मतलब दोनों रेक्टेंगल की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। यदि आयत ए और बी की लंबाई का अनुपात 9/5 है तो दोनों का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना था। तो ये जो भी निकल के आया होगा वो आया आपका 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर था, कौन सा बिकारी शब्द का उदाहरण है, बिकारी पुस्तक, लेकिन, धीरे, जल्दी। बिकारी का मतलब है यहाँ पर क्या, पुस्तक। क्या है, पुस्तक। नेक्स्ट है, चूज द एंटीवायरल मेडिसिन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट वाज यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स बाय गिलेड साइंस फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। कोविड-19 के उपचार में गिलेड साइंसेस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एंटीवायरल ड्रग क्या है। सभी एंटीवायरल हैं, तो वो थी यहाँ पर कौन सी, रेमडेसिविर, जिसका इस्तेमाल भी किया गया था मार्केट में। कोविड के टाइम पर इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि 4 गुने दामों में अवेलेबल हो रही थी। तो यहाँ पर रेमडेसिविर, जिसका इस्तेमाल गिलेड साइंसेस के द्वारा कोविड-19 में एज अ ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे किया गया था। फिर है आपको एक ऑप्शन चूज करना है, द रॉकेट यूज्ड टू स्लो डाउन अ स्पेस व्हीकल आर कॉल्ड विच, ऑटो, स्पीड, सुपर या रेट्रो। यदि किसी रॉकेट को यूज़ किया जा रहा है व्हीकल की जो स्पीड कम करनी है तो वो कहलाता है रेट्रो। क्या है, रेट्रो। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आपको सॉल्व करना होगा, इक्वल निकालना था। तो यहाँ पर जिन्होंने पेपर दिया था बहुत ही बखूबी आंसर निकाला। फिर है, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर वीर, अद्भुत, भयानक या फिर हास्य रस। तो यहाँ पर क्या है, हास्य रस, हंसने वाला। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल,
इन पंक्तियों में जो रस है वो क्या है, हास्य रस। नेक्स्ट है सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, आरा, अरा, रा या फिर हरा। तो यहाँ पर होगा अरा, क्या है, हरा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में भी यूज़ किया जाएगा। क्लोरीन, यहाँ पर होता है आयोडीन, क्या है, तरल आयोडीन। नेक्स्ट वन, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ईस्ट। जो ईस्ट है, खमीर है, उसमें ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन क्या बनेगा, तो बनता है CO2, H2O और एनर्जी, क्या है, सॉरी यहाँ पर इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनेगा, क्या, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ईस्ट जो खमीर बनाते हैं आप, उसके दौरान यहाँ पे पूछा है, तो CO2, एनर्जी और इथेनॉल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, गुड बैड, गुड का क्या हो गया, बेड, रूफ का क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा, है क्या ऑप्शन में से, यहाँ पर फ्लोर है, अपोजिट पूछा है क्योंकि। फिर है आपको फिर से एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना था, तो आंसर निकल के आया था P625। फिर यहाँ पर आपको सिमिलर मीनिंग निकालना था, कन्विंस्ड, कन्विंस करना, कन्विंस का मतलब यहाँ पर क्या है, अश्योर्ड, साइक्लिकल, स्पेक्टिकल या फिर डाउटफुल। तो वो है अश्योर करना, कन्विंस करना मतलब अश्योरेंस देना किसी को उस चीज़ का। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर फिर से आपको एक जो सवाल दिया है उसको आपको सॉल्व करना था, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 49। फिर स्मॉलेस्ट वाइल्ड वाइड सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, तो MP की सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है राम मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या, सॉरी, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सबसे बड़ी है, क्या है, सबसे बड़ी जो अभ्यारण्य है MP का वो कौन सा है। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राला मंडल है, ये कहाँ पर है, शिखरगढ़ के पास में, कहाँ पर, शिखरगढ़ के पास में, सॉरी ये यहाँ पर इंदौर में है, इंदौर में है राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट वन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू गिवन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक शब्द में उत्तर देना है। दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स। सरकार की कौन सा पार्ट है जो रूल बनाता है, रूलर, लेजिस्लेचर, मिनिस्टर या गवर्निंग बॉडी, तो वो होगा लेजिस्लेचर, क्या है, लेजिस्लेचर। नेक्स्ट वन इज, और क्वेश्चन है, फिश इज रिटर्न एज EHRG इन अ सर्टेन कोड, तो MUNGLE किस कोड में लिखा जाएगा। फिर था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग वाला कौन सा है, तो वो होता है इथेनोइक एसिड, क्या है, इथेनोइक एसिड है, हमने केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़ा है। देन यहाँ पर एक और है कि MP का जो भारत सरकार के द्वारा MP का फोक आर्ट है वो कौन सा है, जिसको 2024 में प्रिजर्वेशन भी दिया गया है। गोंड आर्ट, वारली आर्ट, मधुबनी, छाऊ डांस, तो ये गोंड आर्ट, मधुबनी तो बिहार का है, यहाँ पर क्या है गोंड आर्ट। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, तो MP का स्टेट एनिमल क्या है, पीकॉक, लियोपोर्ड, बारहसिंगा या लायन, तो ये क्या है MP का, तो बारहसिंगा है। नेक्स्ट है, कौन से शब्द में ती प्रत्यय है, मतलब एंड में प्रत्यय लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। ती, चुनौती, कटौती, चढ़ती, समझौता, तो वो चढ़ती, क्या है, चढ़ती। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा नर्सिंग सेक्शन, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपको जो भी डाउट वगैरह रह जाए आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जो भी लोग बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं, MP अपकमिंग CHO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बुक्स बहुत ही बम्पर डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी ऑफर है, और यदि आप डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो कंपेयर टू फ्लिपकार्ट के आपको और कम प्राइस में बुक्स है जो अवेलेबल करवाई जाएंगी। डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, स्पेशली फॉर CHO एग्ज़ाम अभी, क्योंकि जिनका यदि पेपर बस केस में अभी ख़राब गया है, क्योंकि इस बार कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि पेपर इजी था, चाहे वो नर्सिंग हो या नॉन नर्सिंग, दोनों सेक्शन बहुत ही अच्छे थे, सभी
शिफ्ट में। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। जिनका बाई चांस पेपर यदि ख़राब गया हो या फिर आप इस पेपर को क्रैक करने के बाद भी CHO का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप बुक्स लेके एक बार ज़रूर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।